ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास प्रोग्राम मनी सेंट्रल। आज का मनी सेंट्रल आप मान सकते हैं पॉलिसी सेंट्रल। पॉलिसी सेंट्रल इसलिए क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी आई है और उसके विश्लेषण के लिए, विस्तार से आपको उस पॉलिसी को समझाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की बड़ी खबर पॉलिसी ही है सर। हाँ, आज की बड़ी खबर रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। और जैसा हमने पिछले अपने कार्यक्रम में कहा था कि कोविड से पहले जो परिस्थिति थी उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है और इसमें कई सारी ऐसी इंसाइट्स हैं जो हमारे लिए, आपके लिए और देश की अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें आगे के सफ़र के बारे में कुछ रोशनी मिलेगी। बिल्कुल, तो आज आरबीआई की पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा होगी और मुद्दे कौन से होंगे जिन पर हम बात करेंगे, उसके लिए देखिए ऑन द शो। तो सबसे पहले रोज की तरह शुरुआत होगी रूस के अपडेट से, क्योंकि वहां गतिविधियां लगातार तेज हैं। अमेरिका ने काटी रूस की एक और डोर। आरबीआई को भी अब दिखने लगी महंगाई। खौलते क्रूड पर फिसला तरक्की का अनुमान। देश में कर्ज की तीन दरें कैसे हैं, ये अंशुमान जी बताएंगे। और दुनिया का मुंह मीठा करेगी भारत की चीनी, और सरकार से क्यों नाराज है TRAI। इन सब मुद्दों पर होगी चर्चा और शुरुआत करते हैं रूस से। रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों का सिलसिला जारी है। ताजा प्रतिबंध अमेरिका से। अमेरिका ने रूस के साथ सामान्य व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। इसके अलावा रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से भी उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। सर, अमेरिका से सामान्य व्यापारिक रिश्ते खत्म होने का मतलब क्या है? क्या इसके बाद रूस नहीं कर पाएगा जो अब तक कर पा रहा था? शुभम, व्यापार संबंधों में लगातार अगर आप ध्यान से देखो तो यूरोप के देश और अमेरिका एक निर्धारित रणनीति के तहत क्रमशः रूस पर अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा रहे हैं। और अब पिछले प्रतिबंधों का असर जब तक गहराता है और भीतर तक जाता है तब तक नए प्रतिबंध आ जाते हैं। अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है इसके तहत WTO की व्यवस्था में एक देश दूसरे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा देते हैं और उस आधार पर वो कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिन पर ड्यूटी लगाते हैं और कुछ पर रियायत देते हैं। WTO के अंदर ये व्यवस्था है दो अलग अलग तरीके की। कुछ निगेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती। अमेरिकी कांग्रेस ने कल एक बिल पास किया है और अपने तरीके का पहला बिल है। इस तरीके के कानूनी उपाय नहीं किए जाते हैं, आमतौर पर एग्जीक्यूटिव उपाय होते हैं, पर अमेरिकी सरकार कांग्रेस ने एक बिल पास किया है और उस बिल में रशिया से ये दर्जा वापस ले लिया गया है। यानी सामान्य ट्रेड के जो सामान्य कारोबार के रिश्ते जो अमेरिका के भारत के साथ भी हैं, दुनिया के अन्य देशों के साथ भी हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। यानी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अमेरिका और रशिया के बीच व्यापार नहीं होगा, लेकिन अमेरिका में अब रशिया से जो भी सामान आएगा उस पर हैवी पेनल ड्यूटी लगाई जा सकेगी। व्यापार के दरवाजे बंद नहीं हुए, सामान्य व्यापार की पाइपलाइन काट दी गई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बाद दो बड़े असर दिखाई देंगे। एक तो अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है और रशिया से बहुत सारी चीज़ें, धातुएं और बाकी चीज़ें जाती हैं। उनकी जब अमेरिका में महंगी कीमत पर इंपोर्ट नहीं हो पाएगा तो बाकी देशों के लिए बाजार में संभावना बनेगी। जो प्रोडक्ट्स या जो मेटल्स या जो मिनरल्स रशिया से आते थे वो दूसरे देशों से आएंगे। इसका असर बाजार में महंगाई के रूप में नजर आएगा क्योंकि रशिया का बाकी सामान भी बाजार में नहीं आ रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका जब ऐसे संकेत लेता है तो दुनिया के बाकी देश भी उसी तरीके की गतिविधियों में जाते हैं। तो क्या हम यहां से शुभम एक प्रक्रिया देखेंगे जहां रशिया के साथ MFN रिश्ते या सामान्य व्यापारिक रिश्ते दुनिया के अन्य देशों के हैं, वो भी ऐसा ही करेंगे, वो भी ऐसा ही कट करेंगे? ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज़ ये कि रूस के साथ जो तेल पर प्रतिबंध लगाया था, तेल के आयात पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया था, उसे भी कानूनी रूप दे दिया गया है। उस पर भी कानूनी रूप से अमेरिका की जो प्रमुख कांग्रेस है या अमेरिका की जो विधायी लेजिस्लेटिव बॉडी है उसने भी उसे अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा सर 24 घंटे में और क्या कुछ बदला यूरोपीय देशों से देखें या अन्य एशियाई देशों से देखें? दो बड़ी चीजें बदली। पहली बड़ी चीज बदली कि जापान ने यह कहा कि वो क्रमशः रूस से अपना कोयला आयात बंद कर देगा। अब प्रतिबंध और एनर्जी सैंक्शंस की तरफ पूरी दुनिया तेजी से बढ़ रही है और ये समझना जरूरी है। हम मनी सेंट्रल में लगातार आपको बता रहे हैं कि क्रमशः रूस की एनर्जी पाइपलाइन काटने की बात हो रही है। कल यूरोप के ज्यादातर देशों ने, EU देशों ने डिसाइड कर लिया था कि वो कोयला नहीं खरीदेंगे। आज जापान ने कहा है कि वो रूस से कोयला नहीं खरीदेगा। जापान लगभग पूरी तरह अपने कोयले के लिए
रूस पर निर्भर है। और वो रूस का तीसरा सबसे बड़ा बायर है कोयले के हिसाब से, अमेरिका और यूरोप के बाद के देशों के बाद। जापान ने कहा है कि तात्कालिक तौर पर हमें कोयले की व्यवस्था करने में दिक्कत आएगी, लेकिन क्रमशः रूस का कोयला खरीदना बंद हो जाएगा। अभी एशिया के देशों की तरफ से एनर्जी सैंक्शंस लगाने की या रशिया की ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाने की पहली बड़ी पहल है। इसके अगर आप देखें तो कोयले के आयात में जापान से पहले चीन आता है, जो काफ़ी कोयला रशिया से आयात करता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देशों ने इस पर फैसला कर लिया है। वहाँ पर जल्द ही अलग अलग देशों में इस पर कानूनी फैसले लेकर रूस के कोयले पर निर्भरता खत्म कर दी जाएगी। जर्मनी ने कहा है कि वो एनर्जी सप्लाईज कट करने के लिए उसे थोड़ा सा और समय चाहिए। चलिए, तो यानी कि रूस लगातार घिरता जा रहा है, चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, और प्रतिबंधों का असर, जैसा अंशुमान जी ने कहा, जब तक एक प्रतिबंध का असर गहराता है, उसका असर दिखता है, तब तक नए प्रतिबंध की किश्त या खेप वहां पहुंच जाती है। रूस के अपडेट के बाद चर्चा आज की दिन की सबसे बड़ी खबर पर, आरबीआई की पॉलिसी पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति घोषित कर दी है। केंद्रीय बैंक ने पॉलिसी दरों में, नीतिगत दरों में, रेपो रेट में, यानी कि जिस दर पर रिजर्व बैंक को कर्ज देता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन मौद्रिक नीति में महंगाई और ग्रोथ दोनों को लेकर चिंता साफ दिखी है। रिजर्व बैंक ने 22-23 के लिए उपभोक्ता महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया है, साथ में ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। जी हाँ, एक तरफ महंगाई बढ़ेगी और दूसरी तरफ आर्थिक विकास दर या तरक्की, आप उसको जो चाहे कह लीजिए, वो घटेगी। 2022-23 के दौरान उपभोक्ता महंगाई दर औसत 5.7% रहने का अनुमान है। पहले ये 4.5% थी। यानी पूरे साल में सरकार को ये उम्मीद थी कि आप जो सामान सेवाएं इस साल खरीद रहे हैं वो 4.5% महंगी मिलेंगी। अब ये अनुमान बढ़कर 5.7% हो गया है। बड़ी बढ़ोतरी है। महंगाई की वजह से ग्रोथ पर भी असर दिखा है। यही वजह है कि 22-23 के लिए ग्रोथ का अनुमान 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया गया है। सर, आरबीआई को महंगाई बढ़ती और ग्रोथ घटती क्यों नजर आ रही है? अब शुक्र है कि आरबीआई ने कम से कम खुलकर ये बात स्वीकार की। हम इस पर लगातार चर्चा करते रहे थे। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई प्रत्यक्ष बदलाव नहीं किया है, परोक्ष बदलाव किए हैं, और उनकी परतें हम अगले सवालों में खोलेंगे कि ब्याज दरें क्या बता रही हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर निर्भर है, सारी चीजें इस बात पर केंद्रित हैं, और वो है $100 प्रति बैरल का क्रूड। रिजर्व बैंक ने सरकार के बिल्कुल विपरीत, सरकार के आर्थिक सर्वे और बजट ने $70 पर बैरल के क्रूड आयात को आधार बनाकर सारे आकलन किए थे, और जैसे ही क्रूड $30 बढ़कर ऊपर पहुंचा है, और इस साल रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि क्रूड की कीमत $100 पर बैरल से ऊपर रहेगी। हम लोग अपने इकोनॉमिकम में इस पर एक विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और बता चुके हैं कि क्यों आने वाले समय में क्रूड $100 से ऊपर रहेगा। रिजर्व बैंक ने उसको आधार बनाकर अब भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा आकलन एक किस्म से फेंट दिया है, पलट दिया है, और कई सारे चेतावनी भरे आकलन जारी किए हैं। $100 के क्रूड के साथ भारत में रिजर्व बैंक के आकलन के हिसाब से महंगाई में बड़ा उछाल देखा जाएगा। अगर रिजर्व बैंक माने, इस महंगाई से आप अपनी जेब की महंगाई की तुलना ना करें, क्योंकि अपनी जेब की महंगाई उससे कहीं ज़्यादा है, पर यह मौद्रिक महंगाई का लक्ष्य जो रिजर्व बैंक तय करता है। हालांकि रिजर्व बैंक शुभम थोड़ा कंजर्वेटिव यहाँ भी दिखाई दे रहा है। वो महंगाई के बढ़ने की संभावना तो जाहिर कर रहा है, पर उसे पूरी तरह से स्वीकार करने में थोड़ा हिचक है। लेकिन ग्रोथ की दर में कटौती काफ़ी बड़ी है, और ये जो कटौती भारत के आर्थिक विकास दर में अगले साल के लिए कटौती की गई, इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। और अब दाएं बाएं करते हुए देश के प्रमुख मौद्रिक नियामक ने ये मान लिया है कि महंगाई सबसे बड़ी खलनायक है। और दूसरी एक और बात रिजर्व बैंक ने कही है कि ये महंगाई ट्रांजिटरी नहीं है, ये महंगाई थोड़ा लंबे समय तक टिकने वाली है, क्योंकि इस साल $100 के आसपास क्रूड रहेगा। कच्चे तेल के साथ खाने वाले तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी का आकलन किया गया। तो इस साल सब कुछ पटरी से उतर गया है। आप ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने खुलकर ये कहा है कि सब कुछ युद्ध के कारण हमारे सामने हुआ, यानी कि पुतिन ने या रूस की जो आक्रामकता थी उसने मंदी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था को वापस एक ऐसी चुनौती के बीच में धकेल दिया है जहां से उभरने में उसे फिर एक और लंबा समय लगेगा। सर, सरकार के नजरिए से अब इस पॉलिसी को अगर देखें, पॉलिसी अच्छी है या खराब? सरकार के नजरिए से पॉलिसी अच्छी है, दो वजहों से। सरकार के नजरिए से पॉलिसी इसलिए अच्छी है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में अब महंगाई वाली दर जो है, महंगाई वाली जीडीपी की दर, वो लगभग, अगर हम इस आंकलन को माने और
7% के आर्थिक विकास दर के आकलन के आसपास जाएं तो महंगाई आधारित नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के कारण सरकार के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी होगी। और यही वजह है कि हम लगातार पिछले 5-6 महीनों से देख रहे हैं कंपनियां खुलकर बार बार कीमतें बढ़ा रही, दूध से लेकर आप ज़रूरी सामानों की कीमतें देखें या ऊर्जा की कीमतें देखें या बाकी चीज़ों की कीमतें देखें, ये सारी कीमतें एक तरह से महंगाई में बढ़ोतरी के साथ टैक्स में बढ़ोतरी में मदद करती हैं। तो रिजर्व बैंक ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि महंगाई नहीं रोकी जा सकती, महंगाई में बढ़ोतरी रहेगी, तो ये चीज़ अब स्थापित हो गई। और सरकार के नज़रिए से दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि फिलहाल रिजर्व बैंक अगर ब्याज दरों में कोई बड़ी बढ़ोतरी करता तो शायद सरकार के कर्ज लेने की लागत और बढ़ जाती, हालांकि वो अभी भी बढ़ी हुई है, 7% के आसपास है। तो रिजर्व बैंक ने एक तरीके से बाजार में ये संकेत देने की कोशिश की है कि वो जहाँ तक संभव होगा सरकार के लिए के कर्ज कार्यक्रम को अपनी मदद जारी रखेगा। सर, ब्याज दर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पॉलिसी का, ब्याज दर में अभी आप अर्थव्यवस्था में देखिए तो अलग अलग मोर्चों पर जो भी लोग कर्ज लेते हैं, चाहे वो सरकार, कॉरपोरेट, आप, हम, उनके लिए स्थिति क्या बनती दिख रही है? शुभम, 3 तरीके की ब्याज दर हमें दिखाई दे रही है। एक ब्याज दर हमें दिखाई दे रही है जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, जिस पर हर पॉलिसी आते समय हर व्यक्ति की निगाह होती है। रेपो रेट वो रेट है जिस पर भारत के सारे वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं और आगे कर्ज बांटते हैं। इसे इंडिकेटर रेट कहा जाता है या सांकेतिक रेट कहा जाता है। इसके दिन तो खत्म ही हो चुके हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक से बैंक कर्ज क्यों लेंगे, वो तो वापस अपने पास की अतिरिक्त लिक्विडिटी, जो उनके पास ज्यादा पैसा है वो उनके पास पहुंचा रहे हैं। और उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए इंटरेस्टिंग काम किया गया है इस आरबीआई पॉलिसी में, जिसे हम अगले सवाल में एड्रेस करेंगे। दूसरी रेट वो है जिस रेट के ऊपर कॉर्पोरेट्स को और रिटेल इन्वेस्टर्स को कर्ज मिलता है। और तीसरी वो रेट है जिस पर लॉन्ग टर्म लोन बोरोइंग करती है केंद्र सरकार, जिसको हम 10 साल का बॉन्ड कहते हैं, और उसकी बॉन्ड यील्ड को मार्केट का इंडिकेटर माना जाता है। आज जब रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी आई तो केंद्र सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर बॉन्ड यील्ड यानी ब्याज की दर 7% हो गई। यानी इस बात की संभावना कल हमने जाहिर की थी जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के करंट रिजर्व पर चर्चा कर रहे थे कि इसमें बढ़ोतरी होगी। यानी बाजार ने मान लिया कि सरकार को 7% से कम पर कर्ज नहीं दिया जा सकता। रिजर्व बैंक ने परोक्ष रूप से बाजार को यह भी संकेत दे दिया कि महंगाई आने वाले समय में बढ़ेगी। अब 3 दरें हैं। एक दर तो वो है जो बैंकों और रिजर्व बैंक के बीच है, दूसरी वो दर है जो जिसमें कॉर्पोरेट्स को और आम लोगों को कर्ज मिलता है। यहां एक दिलचस्प चीज हमको दिखाई देती है कि अभी भी भारत में कॉर्पोरेट्स के लिए ब्याज दर सरकार से सस्ती है। यानी बैंक सरकारों के बॉन्ड में निवेश करके 7% रिटर्न ले रहे हैं, पर अभी भी वो 6%, 5% पर लोगों को लोन दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी ब्याज दरों में ब्याज दर 7.5%, 8% के आसपास बनी हुई हैं। अब ये 3 ब्याज दरों की गणित है, इसमें अलग में फिलहाल अभी ये स्थिति कुछ समय के लिए बनी रहनी है। लेकिन अगर शुभम रिजर्व बैंक की पॉलिसी को थोड़ा अंदर जाकर देखें और उसके की परतें खोल कर देखें तो आपको महसूस होगा कि रिजर्व बैंक ने एक तरह से बता दिया है बैंकों को और बाजार को कि ब्याज दरों में कमी का दौर तो खत्म हो गया, बढ़ोतरी के लिए कमर कस लेनी चाहिए और तैयारी कर लेनी चाहिए। जब तक सरकार का कर्ज कार्यक्रम पूरा नहीं होता तब तक, लेकिन इसके बाद बढ़ोतरी की जाएगी। और इसका संकेत देने के लिए कई सारी अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं। हमें एक चीज़ और याद दिलाना चाहेंगे कि हमने इस पर पहले चर्चा की थी कि रेपो रेट और बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज की दर में काफी बड़ा अंतर पहले ही आ चुका है। और वो अंतर हमें या बॉन्ड यील्ड और रेपो रेट में बड़ा अंतर पहले ही आ चुका है, और इसलिए कर्ज की पूरी गणित पूंजी की लागत बढ़ने की तरफ इशारा करती है। सर, अगर ऐसा है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, अगर ऐसा है कि ब्याज दरें अब बढ़ने से नहीं रोकी जा सकती, तो सीधे सीधे आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई क्यों नहीं? फिर शुभम, उसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक सीधे तौर पर अभी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत नहीं देना चाहता, लेकिन परोक्ष रूप से रिजर्व बैंक अपने आप को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया में शामिल करना चाहता है। ये बात स्पष्ट है इस पॉलिसी की। अगर आप टोन देखें, इसे पढ़ने की कोशिश करें तो ये पॉलिसी किसी भी तरह से आने वाले समय में अब एक्मोडेटिव पॉलिसी या डॉविश पॉलिसी जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी तरफ नहीं जाती। और इसके लिए हमें रिजर्व बैंक की इस मौद्रिक पॉलिसी के भीतर जो एक व्यवस्था की गई उसे समझना पड़ेगा, जहां से हमें समझ में आएगा कि ब्याज दरें कैसे बढ़ा दी। रिजर्व बैंक ने इस पॉलिसी में बैंकों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। यह व्यवस्था डिमोनेटाइजेशन के समय पहले एक बार शुरू की गई थी, फिर से रोक दिया गया था।
जिसे स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं, एसडीएफ। इसमें में जैसे मान लीजिए 5 बैंक हैं और उनके पास एक अतिरिक्त पैसा उपलब्ध है, तो वो रिजर्व बैंक के पास उसे रख सकते हैं। अब आप सवाल पूछेंगे किस काम के लिए, तो रिवर्स रेपो भी पहले थी, यही काम रिवर्स रेपो की भी खिड़की के तहत होता था। उस खिड़की में जाकर बैंक अपना पैसा रखते थे। और अब ये दूसरी खिड़की क्यों है? ये दूसरी खिड़की इसलिए है कि रिवर्स रेपो की खिड़की में जब बैंक अपना पैसा डालते थे तो उसके बदले रिजर्व बैंक उन्हें प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज देता था, वो कोलेटराइज्ड डिपॉजिट्स थे। एसडीएफ में कोई कोलेटरल नहीं होगा और एसडीएफ में बैंक्स अपने अतिरिक्त पैसे 3 दिन के लिए, 4 दिन के, 5 दिन के पैसे रख सकेंगे। और शुभम, इसकी इंटरेस्ट रेट 3.75% तय की गई है, यानी रिवर्स रेपो से रेट से ज्यादा है। अब यहां भी 3 ब्याज दरें हैं। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, यानी सामान्य रूप से बैंकों के पास जो अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध है जो रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं। एक एसडीएफ फैसिलिटी है जहां वो अपनी अतिरिक्त पूंजी पार्क कर सकते हैं, वहां उन्हें 3.75% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इसके अलावा जो रिजर्व बैंक एक वेरिएबल रिवर्स रेपो ऑक्शन करता है और जिससे अतिरिक्त लिक्विडिटी सर्क करता है, वो करीब 4% के कट ऑफ पर होती है। इस पूरे गणित का पूरा मतलब यह है कि रिजर्व बैंक फिलहाल यह चाहता है कि भारत में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू करें धीमे धीमे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। और इसीलिए जो आपका सवाल है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई, तो आप तय मानिए कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भारत के बाजार में बढ़ेंगी, क्योंकि अब बेंचमार्क रेट बैंकों और रिजर्व बैंक के बीच विनिमय की बेंचमार्क रेट 3.35% की रिवर्स रेपो रेट नहीं होगी, बल्कि 3.75% की एसडीएफ फैसिलिटी होगी। और यहां से बाजार में छोटी अवधि की ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगी, जो शायद अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में लंबी अवधि की ब्याज दरों की तरफ बढ़ जाएंगी। ऐसा इस पॉलिसी की बिटवीन द लाइन्स से हमें समझ में आता है। सर, अब अगला सवाल मेरा कि अगर एक तरफ महंगाई बढ़ती दिख रही है, ग्रोथ घटती दिख रही है, क्या ये स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति नहीं है? तकनीकी दृष्टि से आप माने तो स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति, क्योंकि स्टैगफ्लेशन को लेकर दुनिया में बहुत सारी बहसें और विवाद हैं। जैसे हमने देखा कि नीति आयोग ने भी 2-3 दिन पहले कहा कि स्टैगफ्लेशन नहीं है। लेकिन रिजर्व बैंक ने जो आज आंकड़े प्रस्तुत किए और स्टैगफ्लेशन की जो स्थापित परिभाषा है, उनमें आपको ये दिखाई देगा कि अगर आपकी आर्थिक विकास दर नीचे जा रही है, गिर रही है, और महंगाई और बेरोजगारी उसके साथ दो चीजें शामिल की जाती हैं। स्टैगफ्लेशन में एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अगर आपकी बेरोजगारी दर बढ़ रही है किसी देश में और महंगाई दर बढ़ रही है और आर्थिक विकास दर गिर रही है, तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैग्नेशन प्लस स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ये कभी शब्द ब्रिटेन से निकला था जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन में पहली बार किया गया था स्टैगफ्लेशन शब्द का। ये 1965 में एक ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिटिशियंस थे, इयान मैकलियोड, जिन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ऐसा माना जाता है। भारत में इस समय अगर आप महंगाई और ग्रोथ के रिश्ते को देखें तो चौंकाने वाला है। भारत की आर्थिक विकास दर 7%, 7.2% के आसपास है। थोक इन्फ्लेशन 14% के आसपास है, 14-14.5% के आसपास है। यानी जो प्रोड्यूसर्स की साइड की इन्फ्लेशन है वो भारत की जीडीपी दर की लगभग 2 गुनी है, लगभग 2 गुनी है। अब उसमें प्रोड्यूसर्स कितनी इन्फ्लेशन पास ऑन कर पाते हैं कंज्यूमर्स को, वो हमें कंज्यूमर इन्फ्लेशन में दिखाई देती है। तो अब प्रोड्यूसर्स ने पिछले 3-4 महीनों में तेजी से इस इन्फ्लेशन को पास ऑन करना शुरू किया है। तो इसे अगर आप देखें तो ये टिपिकल थोड़े समय के लिए स्टैगफ्लेशन की स्थिति दिखाई देती है, जब तक, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब तक भारत की थोक महंगाई दर में कमी नहीं आएगी निर्णायक रूप से, तब तक हम खुदरा महंगाई की दर में बड़ी कमी की संभावना नहीं है, क्योंकि कच्चे माल की महंगाई ही बाद में तैयार माल की महंगाई में या तैयार जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी महंगाई में रिफ्लेक्ट होती है। तो रिजर्व बैंक ने इस पॉलिसी में महंगाई की सच्चाई स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं की। बहुत दो टूक ढंग से महंगाई की सच्चाई स्वीकार की है कि महंगाई सामने आ रही है, लेकिन उस महंगाई को तत्काल रोकने के लिए कोई बहुत ड्रास्टिक और सीधा कदम नहीं उठाया, बल्कि ऐसे कई सारे टैप्स और रास्ते निकाले हैं जिससे कि धीमे धीमे करके बाजार से पूंजी खींची जा सके। 8 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रिजर्व बैंक ने, शुभम आपको याद होगा, कोविड के बाद डाली थी, और प्री कोविड जो मार्केट में लिक्विडिटी थी वो 2 लाख करोड़ रुपए थी। 8 लाख अगर आप रिजर्व बैंक को फेड रिजर्व मान लें और अगर ये माने कि फेड की बैलेंस शीट का साइज जिसके आधार पर फेड रिजर्व की में जो मॉनेटरी ईजिंग को नापा जाता है, उस हिसाब से रिजर्व बैंक को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा इस लिक्विडिटी को बाजार से वापस प्री कोविड लेवल, अगर ग्रोथ प्री कोविड लेवल पर आ रही है तो प्री कोविड लेवल तक लाने के लिए। और वैसा करते समय उसकी कोशिश यह है कि अचानक ब्याज की दरें ना बढ़ जाएं, अचानक कर्ज बहुत महंगा ना हो जाए और अचानक सरकारों के लिए कर्ज की कॉस्ट ज्यादा ना बढ़ जाए। बिल्कुल, अभी क्रेडिट ग्रोथ के नंबर ठीक ठाक आने शुरू ही हुए हैं, तो उस पर कहीं धक्का ना लगे। चलिए,
ब्याज दरों पर अंशुमान जी ने बहुत गहराई से विश्लेषण कर दिया, कैसे देश में ब्याज की 3 दरें हैं और क्यों आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई। महंगाई वाले पक्ष को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। उसको समझने के लिए आप मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट पहले देखिए, क्योंकि चीनी पर, शुगर पर भी महंगाई की नजर लगने वाली है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध चीनी कंपनियां अचानक निवेशकों की चहेती हो गईं। कुछ कंपनियों में तो तेजी के सर्किट तक लग गए हैं। निर्यात की संभावनाओं ने निवेशकों और कारोबारियों के मुनाफे के दरवाजे खोल दिए हैं। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल देश से चीनी निर्यात 90 लाख टन पहुंच सकता है। ऐसा हुआ तो देश से निर्यात का नया रिकॉर्ड बनेगा। चीनी सीजन 2021-22 के 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीनों में करीब 74 लाख टन चीनी निर्यात के सौदे हो चुके हैं और उसमें करीब 57 लाख टन का एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। चीनी के सबसे बड़े निर्यातक देश ब्राजील में इस साल उत्पादन करीब 65 लाख टन घटने का अनुमान है। दूसरे बड़े निर्यातक थाईलैंड में पिछले साल कम चीनी पैदा हुई थी, जिस वजह से वहां भी स्टॉक कम है। लेकिन भारत में पिछले कुछ वर्षों से उत्पादन खपत के मुकाबले अधिक हो रहा है। इस साल भी खपत के मुकाबले अधिक चीनी पैदा होने का अनुमान है। यही वजह है कि भारत के पास भारी मात्रा में चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ है और यही बढ़ा हुआ स्टॉक अब चीनी निर्यातकों के लिए मौका बनकर आया है। चीनी वर्ष 2021-22 जब 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था तो पुरानी चीनी का लगभग 82 लाख टन स्टॉक बचा हुआ था। उद्योग ने इस साल देश में लगभग 350 लाख टन चीनी पैदा होने का अनुमान लगाया है। यानी पुराना स्टॉक मिलाकर पूरे सीजन में 432 लाख टन चीनी की सप्लाई होगी। वहीं घरेलू खपत औसत 270 लाख टन रह सकती है। यानी खपत पूरी होने के बाद 162 लाख टन चीनी बची रह जाएगी। यही बची हुई चीनी अब एक्सपोर्ट में फायदा दे रही है और एक्सपोर्ट मार्केट में भारत की पकड़ मजबूत बना रही है। फिलहाल भारत दुनिया में चीनी का तीसरा बड़ा निर्यातक है, लेकिन इस बार अगर निर्यात 90 लाख टन तक पहुंचा तो थाईलैंड को पीछे कर दूसरा बड़ा निर्यातक भी भारत बन सकता है। हालांकि इसके दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल बाजार में चीनी की कीमतें 41 रुपए प्रति किलो के पास स्थिर हैं, लेकिन गर्मियां शुरू होते ही देश में चीनी की खपत बढ़ जाती है और कमाई के चक्कर में निर्यातकों ने अगर ज्यादा चीनी निकाल दी तो घरेलू बाजार में चीनी महंगी हो सकती है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। चीनी पर आपने देख ली स्पेशल रिपोर्ट। अब खाद्य तेल की एक कहानी छोटी सी और सुनिए। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से देश का खाद्य तेल आयात बिल बढ़ सकता है। इसमें $2 अरब की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कम उत्पादन की वजह से पाम ऑयल की कीमतें पहले से तेज थीं। साथ में सोया तेल के भी भाव आसमान पर हैं। युद्ध की वजह से सूरजमुखी का तेल भी 40% तक महंगा हो गया। खाने की तेल की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम भारतीय यही 3 तेल विदेश से आयात करते हैं। इन तीनों पर आयात का जो बिल है सर, सालाना करीब $18 अरब का होता था, जिसके इस बार $20 अरब के होने की उम्मीद है। चीनी महंगी होने की संभावनाएं बन रही हैं, होगी नहीं होगी अभी कहना आसान नहीं है। खाद्य तेल पहले से महंगा है और बाकी गेहूं की रिपोर्ट हम पहले देख चुके हैं। खाद्य महंगाई पर सर आपको दिख रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन पूरी मेटल और एनर्जी की थी, अब ये धीरे धीरे कहीं खाद्य महंगाई पर शिफ्ट होती दिख रही है आपको? हाँ शुभम, रिजर्व बैंक की महंगाई आकलन का एक सिरा यहाँ तक आता है और इसीलिए हमने बीच में आपको चीनी की महंगाई और खाद्य तेल की महंगाई का जिक्र किया, क्योंकि हमने अपनी पूरी महंगाई की चर्चा में फूड इन्फ्लेशन पर बात नहीं की थी। और एक बड़ा खतरा जो रिजर्व बैंक ने अपनी इस पॉलिसी में बताया है कि खाद्यान्न की कीमतों पर या फूड इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी अब हमारे सामने खड़ी है और ये ज़्यादा जटिल परिस्थिति। और इसीलिए मैंने कहा कि जो 5.7% का इन्फ्लेशन का टारगेट है रिजर्व बैंक का, ये अपवर्ड रिवाइज हो सकता है, क्योंकि वो जो आकलन है वो मेटल और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के आधार पर है। पाम, सूरज, सनफ्लावर और सोया ऑयल की कीमतें बढ़ने के कारण भारत में तेल पहले से ही महंगा है। पिछले 2 साल से हम खाद्य तेल की महंगाई देख रहे हैं। आज स्पेसिफिकली रिजर्व बैंक गवर्नर ने एडिबल ऑयल का जिक्र किया अपनी पॉलिसी रिव्यू में कि एडिबल ऑयल की कीमतें आने वाले समय में ऊंची रह सकती हैं। ये बात स्पेसिफिकली रिजर्व बैंक गवर्नर ने एडिबल ऑयल को लेकर कही, क्योंकि इस पर हमारी बड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंस है।
शुगर को लेकर तस्वीर जब निर्यात बढ़ता है तो हम सामान्य रूप से बाजार में देखते हैं कि कीमतों में बढ़ोतरी होती है। शुगर का निर्यात जो हम चलते चलते आ रहे थे तो आंकड़े 90 लाख टन के थे कि जो नया आकलन है कि भारत का चीनी निर्यात 90 लाख टन तक पहुंच सकता है, और अगर वो चीनी निर्यात बढ़ता है तो बाजार में थोड़ी बहुत कीमतों में बढ़ोतरी हमें दिखाई देगी। तीसरी जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये कि गेहूं की कीमत बाजार में बढ़ रही है। हम इस पर पूरी चर्चा कर चुके हैं मनी सेंट्रल में कि जो तिलहन और गेहूं इन दोनों की कीमतें पहली बार सरकार की जो सरकारी खरीद दर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ऊपर निकल चुकी है। तो रिजर्व बैंक ने खुलकर तो ये नहीं कहा, लेकिन जो महंगाई का अगला चरण है वो फूड इन्फ्लेशन की तरफ से आएगा। हालांकि फूड इन्फ्लेशन दुधारी तलवार है, वो दोनों तरफ से काटती, उपभोक्ता को काटती है और किसान को फायदा देती है, और यही बैलेंस का बड़ी चुनौती होती है आर्थिक नीतियों के संदर्भ में। लेकिन ये पहलू भी आने वाले समय में अब हमें करीब से दिखाई देगा कि भारत में शहरों में खासतौर पर खाने पीने की महंगाई और उसके साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोसेस्ड फूड हैं, उनकी महंगाई में कैसे रिफ्लेक्ट होगी, कैसे दिखाई देगी। तो यहाँ पूरी होती है हमारी पॉलिसी की पूरी कवरेज, पूरा जो आरबीआई की पॉलिसी आई उसका पूरा विश्लेषण अंशुमान जी की ओर से। चलते चलते एक छोटी सी खबर आपको और बता दूं कि सरकार आरबीआई गवर्नर ने यह भी बताया कि यूपीआई के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन, जो उपभोक्ता से जुड़ी एक खबर थी पॉलिसी, वो ये थी कि अब यूपीआई के जरिए अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं भी होगा तो भी आप देश के किसी भी एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे, बस आपके मोबाइल में यूपीआई सपोर्ट का ऐप कोई ना कोई होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेलीकॉम नियामक टीआरएआई और सरकार के बीच मतभेद उभर कर सामने आए हैं। टीआरएआई का ये आरोप है, जो टेलीकॉम सेक्टर का नियामक है उसकी तरफ से यह आरोप है कि नियामक की तरफ से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, उन्हें स्वीकार करने के बावजूद भी लागू नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि अगर सुझाव सही समय पर लागू ना किए जाएं तो उनका कोई महत्व नहीं। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक और खबर यह आ रही है कि सरकार इंडियन वायरलेस और स्पेक्ट्रम एक्ट 1933 को बदलकर नया वायरलेस और स्पेक्ट्रम कानून लाने की तैयारी में है। नए कानून के तहत मोबाइल, सैटेलाइट और रक्षा सभी तरह के संचार माध्यमों को एक कानून के अंदर लाने की तैयारी है। इसमें स्पेक्ट्रम की नीलामी, अलॉटमेंट जैसे तमाम विषयों को कवर किया जाएगा। सर, ये दो खबरें हैं। पहले आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी पहली खबर पर। टीआरएआई इतना नाराज क्यों है सरकार से? टीआरएआई पहली बार किसी रेगुलेटर ने अपनी 196 पेज की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें पढ़ रहा था, उसमें जो बातें कही हैं वो बताती हैं कि सरकार के दो हाथों के बीच में, नीति निर्माता हाथ और नियामक के बीच में कितना गहरा और क्रिटिकल गैप है। टीआरआई ने कहा है कि पिछले सालों में उसने तमाम बहुत ज़रूरी सिफारिशें की, जिसमें एक बड़ी सिफारिश जिस पर लंबे समय से कुछ नहीं हुआ वो लाइसेंसेस के मर्जर का था कि एक ही कंपनी के पास अलग अलग तरीके की मोबाइल सेवा के लाइसेंस हैं, उनके पास ब्रॉडबैंड का लाइसेंस अलग है, मोबाइल का लाइसेंस अलग है, उसकी मर्जर की सिफारिशें की थी। ऐसी सिफारिशें की थी जो स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई थी। काफ़ी सिफारिशें ब्रॉडकास्टिंग, टीवी चैनल, एफएम के बारे में की थी। वो सारी सिफारिशें सरकार को दी गई हैं और सरकार उस पर बैठी हुई, उस पर कोई कदम नहीं उठा रही। रेगुलेटर का खुलकर ये कहना हमें टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो क्रिटिकल पॉलिसी गैप्स हैं उनकी तरफ इशारा करता है और उनकी तरफ बताता है, और ये इसकी आवाज़ हमें सरकारी हलकों में सुनाई देगी, क्योंकि पहली बार खुलकर रेगुलेटर ने अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना क्षोभ आधिकारिक रूप से जाहिर किया है कि अगर और ये भी कहा है उसने कि सरकार की तरफ से कोई फीडबैक मैकेनिज्म भी नहीं है इन सिफारिशों पर। सिफारिशें क्यों नहीं लागू की गई, ऐसा क्यों हुआ, ये भी नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू देखें। अब ये सिफारिश आने के साथ सरकार ने इस पर काम शुरू किया या इससे पहले शुरू हो चुका था, वो ये कि सरकार एक कम्युनिकेशन एक्ट लाना चाहती। ये बहुत पुरानी सिफारिश है। जो हम 2008 में जब स्पेक्ट्रम का स्कैम हुआ था और लाइसेंसेस गलत ढंग से दिए गए थे, उसके बाद से लगातार इस बात की ज़रूरत भारत में महसूस की जा रही कि भारत के पास एक नेशनल स्पेक्ट्रम एक्ट होना चाहिए, एक बड़ी कम्युनिकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। आज तक हम भारत में सारी टेलीकॉम पॉलिसी को इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत देखते हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, इतना पुराना कानून। उसी में बदलाव के जरिए मोबाइल के लाइसेंसेस दिए गए, उसी में बदलाव के जरिए बाकी नई सेवाएं इंट्रोड्यूस की गई। एक और चीज़ यहाँ समझना जरूरी, सरकार इस बात की तैयारी में है कि भारत में टेलीकॉम सेवाओं और स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने वाला केवल टेलीकॉम विभाग भी नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी है, रेलवे भी है, बिजली कंपनियां भी हैं, तेल कंपनियां भी हैं, जिनके पूरे देशव्यापी नेटवर्क के साथ उनके अपने नेटवर्क हैं, जो उनके एक्सक्लूसिव नेटवर्क हैं, जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो तैयारी ये हो रही है कि एक बड़ा स्पेक्ट्रम कानून लाया जाए, बहुत लंबे समय से प्रस्तावित था, जिसकी बहुत ज़रूरत थी, जिसमें पारदर्शी ढंग से ये तय करने की उम्मीद की जा रही है कि स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग कैसे होगी, कौन कितना स्पेक्ट्रम ले सकता है, किसके पास कितने स्पेक्ट्रम की होल्डिंग है, किसने कितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम अपने पास ले रखा है।
डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, स्पेस के साथ और पावर मिनिस्ट्री और बाकी जो स्पेक्ट्रम मार्केट के स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें रक्षा मंत्रालय है उनके साथ बातचीत चल रही और है। शायद जब ये कानून हमारे सामने आएगा तो ये भारत में बहुत पुराना, बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ा लंबित और पेंडिंग रिफॉर्म है स्पेक्ट्रम एलोकेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जिसमें एक बड़े सुधार की उम्मीद शायद पूरी होगी अगर ये कानून समय से आता है तो। बताया जा रहा है कि शायद मानसून सेशन में इसका मसौदा संसद में पेश किया जाएगा। चलिए, तो आज के मनी सेंटर में फिलहाल इतना ही। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी शाम को 7 बजे मनी सेंटर में, और इतवार को 11:15 बजे यानी रविवार को 11:15 बजे इकोनॉमिकम लेकर मैं और अंशुमान जी फिर से आपके पास आएंगे। इकोनॉमिकम का विषय क्या है सर, ये आप बता दीजिए। इकोनॉमिकम का विषय गंभीर और हम इस बार बात करने वाले हैं पेंशन पर। पेंशन की सारी चर्चाएं आखिर केवल सरकारी कर्मचारियों या कुछ बड़े लोगों तक ही सीमित क्यों रह जाती। पेंशन की ज़रूरत दरअसल किन्हें है? पेंशन लोक लुभावन है या लोक कल्याण है, और इसे कैसे भारत में लागू किया जा सकता है, इसका मॉडल क्या है और भारत को क्यों इस समय तत्काल एक यूनिवर्सल पेंशन की ज़रूरत है, इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि इसकी गणित क्या है और भारत में हो क्या रहा और आने वाले समय में जो जनसंख्या में बदलाव होगा उसका असर लोगों की ज़िंदगी पर क्या होगा। बिल्कुल, तो पेंशन की ज़रूरत किसे है इससे भी पता चलेगा, कैसे दी जा सकती है ये भी पता चलेगा। दीजिए इजाजत मुझे और अंशुमान जी को। नमस्कार। का नाम ये कंबोधिलाल है।